बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 की जो फिज़िक्स है उसके हर टॉपिक में से जितने एमसीक्यूज निकलते हैं वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं और ये राउंड अबाउट कोई 500 के करीब एमसीक्यूज होंगे और ये आपको साथ में बहुत सारे कंसेप्ट देंगे और जो सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज होते हैं वो किस तरह से आप सॉल्व करोगे ये भी आपको सिखाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो सारी देख लोगे, जो कि थोड़ी लेंथी होने वाली है, अगर आप सारी देख लोगे आपके सारे एमसीक्यूज कवर होंगे। आप बेफिक्र हो जाए, आपके पूरे 12 नंबर एमसीक्यूज के आएंगे। ना सिर्फ ये 12 नंबर आएंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझने में भी, और जो आपके कुछ कंसेप्ट रहते हैं, जो कंसेप्ट नहीं है, वो भी आपके सॉल्व होंगे। तो आपने देखना है, ये साथ में उर्दू भी लिखी है, मैं इंग्लिश बोल दिया करूंगा। जो उर्दू मीडियम बच्चा होगा वो उर्दू खुद इसमें पढ़ लेगा और इसका आंसर कैसे है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए, अपने बुक का जो पहला टॉपिक है वो साइंस का था, तो हम उधर से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम, तो जो साइंस का वर्ड है वो किस जबान का है, वो कहां से लिया गया है? तो लैटिन जबान का ये वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो आपने फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ी हैं, अब उसमें हम किस ब्रांच में मोशन के बारे में पढ़ते हैं? तो राइट ऑप्शन है हमारे पास मैकेनिक्स। आपने पढ़ा होगा जो पहली ही ब्रांच है वो मैकेनिक्स है और उसमें आप मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी चीज किस तरह से हरकत करती है। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, जो मैकेनिक्स है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास काइनेमेटिक्स और दूसरी होती है हमारे पास डायनामिक्स। तो अगर पेपर में पूछ ले कि मैकेनिक्स की कितनी टाइप है, तो मैकेनिक्स की हमारे पास दो टाइप होती हैं, इसकी दो टाइप हमारे पास होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो जो जमीन होती है हमारे पास और उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर की अगर आपने स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको फिजिक्स की कौन सी ब्रांच पढ़नी पड़ेगी? तो राइट ऑप्शन है जियोफिजिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये जो रिफ्रिजरेटर होते हैं ये किस असूल के तहत काम करते हैं? तो राइट ऑप्शन है थर्मोडायनामिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स होता है, ये मैं बता दूं, ये आपसे सम टाइम पूछा जाता है कि कार किस असूल के तहत काम करती है। तो कार जो होती है वो मैकेनिक्स के तहत काम करती है, क्योंकि इसमें मोशन है। तो यहां देखा, हमने पढ़ा था मोशन के बारे में, अगर मोशन के बारे में पढ़ना है तो कौन सी ब्रांच पढ़नी पड़ेगी? मैकेनिक्स। तो कार की अगर स्टडी करनी है तो आपको मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये थर्मोडायनेमिक्स के साथ ही बिल्कुल कार वाला भी है। द बेस क्वांटिटी इज, इसमें से कौन सी बेस क्वांटिटी है? तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारे पास जो बेस क्वांटिटी होती हैं वो 7 होती हैं। ये जो 7 हैं ये हमारे पास बेस क्वांटिटी हैं। आप ये रट लो, याद कर लो। इनके अलावा लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी, ये जो 7 हैं ये हमारे पास बेस क्वांटिटी होती हैं। इनके अलावा अगर कोई भी और आती है तो वो बेस नहीं ड्राइव होगी। अब ड्राइव तो बहुत सारी हो सकती हैं, हम वो तो याद नहीं कर सकते, लेकिन बेस जो 7 है ये तो याद कर सकते हैं। उनके अलावा कोई भी आएगी तो वो हमारे पास ड्राइव होगी। तो यहां पूछा ये गया है द बेस क्वांटिटी इज, तो मोमेंटम देखना इसमें है नहीं, टॉर्क इसमें है नहीं, तो फिर ये दोनों मोमेंटम और टॉर्क क्या हुए? ये भाई ड्राइव हुए। वॉल्यूम भी इसमें नहीं है तो ये भी ड्राइव हुआ। कौन सा? मैस। तो मैस ये देखें यहां पे हमारे पास है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ? मैस। तो देखें कितना आसान है। अगर हम ये 7 ये याद कर लें तो हमें पता चलेगा इनके अलावा अगर कोई भी आई तो ड्राइव होगी। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी। तो नीचे भी देखे, उसने बताया कि इसमें आपने बताना बेस क्वांटिटी कौन सी है। तो डिस्टेंस इसमें है। ये जो लेंथ होता है ना, ये लेंथ भी डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, राइट ऑप्शन हमारे पास डिस्टेंस होगा। कैसे? मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखें, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो अगर मैं कहूं ये दो पॉइंट के दरमियान फासला कितना है, तो ये बेसिकली लेंथ ही है ना, ये फासला। तो लेंथ और फासला दोनों का यूनिट भी सेम है और ये लेंथ को आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SI। भाई जब क्वांटिटी हमारे पास 7 है तो उनके यूनिट भी कितने होंगे? उनके यूनिट भी हमारे पास 7 होंगे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है 7, और ये बहुत दफा बोर्ड में आया हुआ है और ये बुक के पीछे आपका पहला MCQ भी यही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइव यूनिट, तो हमने ये बताना है कि ये जो हमारे नीचे ऑप्शन है इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं है। तो अगर मैं बात करूं वाट की, तो वाट एक ड्राइव है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये जो मेरे पास 7 है इसमें वाट नहीं है। न्यूटन भी ड्राइव है, कैसे पता चला? क्योंकि इन 7 में नहीं है। किलोग्राम, किलोग्राम इन 7 में है। किलोग्राम कैसे? ये देखें, ये जो मैस है मैस का यूनिट है किलोग्राम, लेंथ है लेंथ का यूनिट है मीटर, टाइम है टाइम का यूनिट है सेकंड। तो उसने यूनिट पूछा है, तो ये किलोग्राम हमारे पास इन 7 यूनिट में आ गया, तो मतलब ये एक बेस यूनिट हुआ, ये ड्राइव यूनिट नहीं है। तो राइट ऑप्शन है किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। तो यहां मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये एक कोई चीज है, अगर मैंने इसको मेजर करना है तो मैं इसको किलोग्राम में करूंगा। मतलब अगर आप चीज का मैस मेजर करते हो तो किस में करते हो? किलोग्राम, क्योंकि मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेकिन यहां उसने पूछा सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर, आपने इस सब्सटेंस के नंबर फाइंड करने हैं। नंबर मतलब इसमें कितने एटम है, तो एटम को मेजर करने के लिए हम मोल यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन है मोल। द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन आर, तो भाई बेस क्वांटिटी कितनी थी? 7, तो फिर इनके यूनिट भी कितने होंगे? 7। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ गया 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किलोग्राम इज, तो किलोग्राम क्या है भाई? ये किलोग्राम एक बेस यूनिट है, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। आ गया बेस यूनिट ऑफ डेंसिटी इन सिस्टम इंटरनेशनल इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? सबसे पहले तो ये कभी ये भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि डेंसिटी का फार्मूला लिखो। जब भी डेंसिटी की डेफिनेशन पूछता है साथ में कहता है उसका फार्मूला और यूनिट भी लिखो। भाई डेंसिटी को रो के साइन से लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है मैस अवर वॉल्यूम। अब मैस ऊपर है तो मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, तो किलोग्राम ऊपर, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अब यहां पे देखें किलोग्राम तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो मीटर क्यूब है ये ऊपर जाके हो जाएगा पर क्यूब। तो ये रहा हमारे पास डेंसिटी का यूनिट, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो भाई कौन सी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है? तो देखने में तो आपको लग रहा है ये 0.01 ग्राम स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, लेकिन राइट ऑप्शन ये नहीं है। ये इतनी दफा बोर्ड में आया है, शायद इसी कंफ्यूजन की वजह से आया है। राइट ऑप्शन है 5000 नैनोग्राम। सर ये 5000 नैनोग्राम कैसे है? भाई उसके लिए आपको ये प्रीफिक्सेस का एक टेबल देखना पड़ेगा। मैंने अपनी प्रीफिक्सेस वाली वीडियो में इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया। कुछ प्रीफिक्सेस इसमें मिस है, बच्चे फिर कमेंट करते हैं सर इसमें कुछ प्रीफिक्सेस मिस है। मुझे पता है इसमें कुछ मिस है, लेकिन अगर आप ये देख लोगे तो आपके सारे प्रीफिक्सेस सॉल्व हो जाएंगे। यहां अगर हम नैनो की वैल्यू देखें, ये 5000 NG जो लिखा है, n मतलब नैनो, तो नैनो की वैल्यू 10 की पावर -9। अब -9 का मतलब है ये बहुत छोटी है, इसका मतलब होगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आपको लगाने पड़ेंगे। -9 इतनी फिर आगे ये 10 की पावर, ये देखिए कितना, ये तो 1 के बराबर भी नहीं, इतनी छोटी वैल्यू है ये, इसलिए राइट ऑप्शन है 5000 नैनोग्राम। आगे हमारे पास है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, तो माइक्रो की वैल्यू यहां पे आप देख सकते हैं 10 की पावर -6 है, तो यहां माइक्रो की जगह पे हमारे पास राइट आंसर आ गया 10 की पावर -6। आगे 1 टेरा इज इक्वल टू, अब 1 टेरा किसके इक्वल होता है? तो यहां पे देखें जो टेरा की वैल्यू है वो हमारे पास 10 की पावर 12 है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 10 की पावर 12। तो ये रहा राइट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट है 1 फेम्टो, तो फेम्टो की वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे 10 की पावर माइनस क्या है? 15, तो 1 फेम्टो 10 की पावर -15, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 1 मीटर इज इक्वल, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर। 1 मेगा मीटर, तो मेगा की वैल्यू 10 की पावर 6 होती है, तो 1 मेगा हमारे पास 10 की पावर 6, ये 106 नहीं है बल्कि 10 की पावर 6 है।
नेक्स्ट है 1 गीगाग्राम इज इक्वल, तो गीगा की वैल्यू है 10 की पावर 9, तो यहां 10 की पावर 9 हमारे पास ये रहा। तो मतलब कितना आसान है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप इसका टेबल ये वाला याद कर लो तो आपके लिए ये सारा आसान हो जाता है। तो ये टेबल आपने याद करना है, कैसे करना है ये मैंने अपनी वीडियो में बताया, 3-3 करके याद कर लो आप। एक्सा बीटा टेरा, गीगा मेगा किलो, मिली माइक्रो नैनो, पिको फेम्टो एटो, और ये मिली किलो की वैल्यू देखो 10 की पावर 3 है, फिर आपने 3 बढ़ाते जाना है, और इसी तरह ये 10 की पावर -3 है, फिर 3 माइनस में बढ़ाते जाना। तो ये बहुत आसान है, मैंने अपनी वीडियो में ये बताया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल, तो ये 10 की पावर हमारे पास -12 के इक्वल होता है, आपको पीछे टेबल में बताया। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ द ट्यूब। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, जब हम देखते हैं कि मोस्ट सूटेबल कौन सा है, तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये तो स्क्रू गेज होगा, क्योंकि सबसे अच्छी पैमाइश तो ये करता है। लेकिन राइट ऑप्शन जब देखते हैं तो निकल आता है वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर क्यों मोस्ट सूटेबल है, उसकी रीजन ये है कि यहां बात कर दी गई है इंटरनल डायामीटर। अब इंटरनल डायामीटर का क्या मतलब है, इंटरनल डायामीटर का मतलब है अगर ये कोई चीज है तो अंदर से मेजर करनी है, बाहर से नहीं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। ये जो हमारे पास जा है ये बाहर से मेजर करते हैं कि ये कितना है, इसका डायामीटर कितना है, लेकिन ये जो ऊपर वाले हमारे पास जा है उनको हम अंदर से मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनल डायामीटर की वजह से राइट ऑप्शन हमारे पास आ गया वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट देखते हैं, अ स्टूडेंट क्लेम, एक स्टूडेंट ने क्लेम किया डायमीटर ऑफ वायर, एक वायर है उसका डायमीटर उसने कहा 1.032 सेंटीमीटर है। हाँ तो ठीक है, दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि उसने ये मेजर किया है वर्नियर कैलिपर से। अब हमें कहता है अप टू व्हाट एक्सटेंट टू डू यू एग्री विद इट, कहता है क्या आप इससे एग्री करते हैं। तो भाई ना एग्री करने की रीजन क्या है, रीजन ये है उसने बताया कि उसने मेजर किया है 1.032 सेंटीमीटर। तो अगर हम लीस्ट काउंट देखें इसका वर्नियर कैलिपर का, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो वो बन जाता है 0.01 सेंटीमीटर। तो भाई वर्नियर कैलिपर तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक सही पैमाइश करता है। अब इसने यहां पे देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट बता दिए, तो हम उसकी बात सही नहीं मानेंगे, हम 2 डिजिट तक की बात सही मानेंगे। तो यहां पे राइट ऑप्शन हमारे पास फिर क्या आया, राइट ऑप्शन आया हमारे पास 0.03 मिलीमीटर। यहां पे मिलीमीटर नहीं आएगा, यहां सेंटीमीटर आएगा। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास 0.03, क्योंकि 3 डिजिट तक तो वो मेजर ही नहीं कर सकता। राइट ऑप्शन हमारे पास देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वो मेजर कर सकता है, तो पॉइंट के बाद फिर हम भी 2 डिजिट 0 और 3 ले लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर। एक मेजरिंग सिलेंडर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मेजरिंग सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं आप वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मेजरिंग सिलेंडर होता क्या है, मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास इस तरह से होता है, और इसमें आप कोई भी लिक्विड या पाउडर सब्सटेंस डालते हो तो वो बता देता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, यहां पे रीडिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। अब एक स्टूडेंट ने स्क्रू गेज की मदद से एक ग्लास शीट की मोटाई देखी है, और उसमें उसने बताया है कि 3rd डिवीजन पे जाके उसका 8 डिवीजन जो है मेन स्केल के ऊपर रीड उसने किया 3 डिवीजन, और जो लाइन मिल रही है वो 8 डिवीजन है। तो कहता है थिकनेस उसकी कितनी हो। तो भाई इसको मेजर करने के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड है हमारे पास, एक हमारे पास डिवीजन और एक हमारे पास यहां पे लीस्ट काउंट। अब देखें यहां पे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना होता है, इसकी डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब डिवीजन कितनी है 8, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.08 मिलीमीटर। अब ये जो उसने डिवीजन रीड की थी मेन स्केल के ऊपर वो इसमें कर दूंगा प्लस, तो मेरे पास आंसर आ गया 3.08
मिलीमीटर। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ये रहा 3.08 मिलीमीटर। तो ये तरीकाकार होता है इसको सॉल्व करने का। अगेन मैं बता दूं कि लीस्ट काउंट है ये स्क्रू गेज का, इसको आपने डिवीजन, कितनी डिवीजन साथ मिल रही थी उससे मल्टीप्लाई किया, और मेन स्केल की जो डिवीजन होती है उसको प्लस कर देना है जो आने वाला आंसर है। अब इन दोनों को जब प्लस किया तो ये आपके पास आंसर निकल आया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल, तो 1 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होता है? 1 क्यूबिक मीटर इक्वल होता है 1000 लीटर के। और नेक्स्ट है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल 1000 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल, 1 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है? वो है 10 की पावर 3। ये भी आप 1000 बोलेंगे इसको। 1 लीटर इज इक्वल, 1 लीटर किसके इक्वल होता है? तो 10 की पावर 1 डेसीमीटर क्यूब के। ये वैल्यू आपको याद करनी है। आगे आ जी हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है? तो वो हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर। उसके बाद है लेंथ ऑफ अ मीटर रूल। 1 मीटर रूल की कितनी लेंथ होती है? तो ये 1 मीटर लंबा होता है। तो ये आपने याद रखना है कि मीटर रूल जो है उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर की। अब 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास, मैं आपको बता देता हूं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। अगर ये आंसर नहीं है तो फिर आप अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये जो आपने लिखा है इसके साथ सिर्फ एक जीरो और लगा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो अभी देखते हैं कौन सा आंसर है। यहाँ पे ये आंसर ठीक है क्योंकि ये मुझे नजर आ रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में होता तो हम ये लगाते 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट है द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर। भाई डिजिटल वर्नियर कैलिपर का क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे पास मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर होता है उसका होता है 0.1 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में क्या होता है कि 0.01 मिलीमीटर, एक जीरो और आ जाता है, वो इससे 10 गुना ज्यादा अच्छे से पैमाइश कर सकता है। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए एक जीरो और लगाते हैं। अब यहां पे देखना है राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है। तो लीस्ट काउंट ऑफ, ये पहले वाला तो नहीं है, दूसरे वाला भी नहीं है। अब तीसरे वाला तब सही होता अगर इसमें सेंटीमीटर होता, क्योंकि यहां मिलीमीटर ये भी नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन कोई भी नहीं है। मुझे लगता है यूनिट की कोई मिस्टेक है। तो राइट ऑप्शन फिर हमारे पास ये रहेगा 0.001 मिलीमीटर। ये मिली नहीं है, फिर इसको सेंटी करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता। ये किसका है? ये डिजिटल का नहीं है, ये हमारे पास मैकेनिकल का है। क्योंकि मैंने बताया मैकेनिकल का होता है 0.1 मिलीमीटर। ये आंसर गलत है। अगर उसने पूछा हुआ है डिजिटल, और डिजिटल का होता है हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। तो इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है, मैं आपको पहले बता दूं, हमारे पास जो मीटर रॉड का था वो था 1 मिलीमीटर, और जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का था वो था 0.1 मिलीमीटर, और जो स्क्रू गेज का होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर, और यही डिजिटल का भी होता है। तो देखना ऐसा कुछ आंसर है। तो ये मुझे मिला, ये आंसर हमारे पास दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर इन एन एक्सप्रेशन आर। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये है राइट ऑप्शन। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। उसने एक वैल्यू दी है और कहता है कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं। तो अगर आप थोड़ा सा हौसला रखें तो मैं ये आपको अच्छे से समझा भी सकता हूं। देखिए जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ना, उनके कुछ रूल्स होते हैं। अब रूल्स में क्या है
कि अगर तो हमारे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, जैसे ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 के 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब एक तो ये रूल आ गया। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास जो बाद वाले जीरो होते हैं वो हमने काउंट नहीं करने, मतलब ये 3 और 2 के बाद जो जीरो आ रहे हैं इनको काउंट नहीं करने। दूसरा ये रूल है। कब काउंट करना है, अगर ये पॉइंट के बाद आ गए तो फिर इनको काउंट करना है, मतलब अब ये हो गए हैं 4, अब काउंट करना है। फिर एक और रूल है इसमें कि अगर हमारे पास ये पहले जीरो आ गए, मतलब ये 3 और 2 है, तो इससे पहले अभी जीरो है, चाहे ये पॉइंट के बाद है, लेकिन अभी ये नॉन जीरो डिजिट से पहले आ गए हैं, तो अब भी इनको काउंट नहीं करना, ये भी एक रूल है। तो यहां भी अगर हम देखें तो ये देखें आप, पॉइंट के बाद 2 जीरो तो है, लेकिन इनको काउंट नहीं करना। ये रूल है कि अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आ जाए तो उनको काउंट नहीं करना। तो फिर ये कितने हुए, तो राइट ऑप्शन है 3, 5, 8 और 0। नेक्स्ट इसी तरह फिर इसमें आप खुद निकाल सकते हैं कि नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले तो काउंट करने नहीं, तो फिर कौन से बचे, 2 और 7, तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टडी। तो भाई जो ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, वो किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव अलोंग लाइन विदाउट एनी रोटेशन। वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में होती है जो घूमे बगैर हरकत करे। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। कोई भी चीज जो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है वो हमारे पास कहलाती है रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी। अगर कोई चीज सीधी मूव कर रही है तो उसकी मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें पूछा जा रहा है द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज। तो जो सिंपल पेंडुलम है उसकी जो मोशन हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील। जो एक स्टीयरिंग है वो अपनी ही जगह पे रह के घूम रहा होता है, तो जो अपनी ही जगह पे रह के घूमता है उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये भी वाइब्रेटरी मोशन ही कहलाती है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन ही कहलाती है। नेक्स्ट है सीसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो सीसा है वो भी अपनी फिक्स पोजीशन पे ही आगे और पीछे हो रहा होता है, तो ये भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। ये आगे ब्रोनेन मोशन, ये बहुत दफा बोर्ड में आया है। तो ये मोशन जो होती है ये पार्टिकल जो रैंडम इस तरह से उनकी कोई तरतीब नहीं होती मूव करते हैं, तो ये हमारे पास जो हमारे पास ब्रोनेन मोशन है वो रैंडम मोशन को बोलते हैं। नेक्स्ट है द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड। तो जो बटरफ्लाई है भाई उनकी भी कोई नहीं, वो कब किस तरह मूव कर जाए उनका भी नहीं पता चलता, इसलिए रैंडम मोशन उसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है, और ये बहुत दफा बोर्ड में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमारे पास राइट ऑप्शन होता है डिस्प्लेसमेंट। विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं। भाई जब आप फोर्स लगाते हो किसी भी चीज के ऊपर आपको पता होता है कि आप किस तरह फोर्स लगा रहे हो। वेलोसिटी जब स्पीड के साथ डायरेक्शन मिल जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से निकला तो इसके अंदर भी फिर डायरेक्शन होगी। तो ये तीनों क्या हो गई, वेक्टर, क्योंकि इनके अंदर डायरेक्शन मौजूद है। लेकिन फिर वर्क जो है ये स्केलर है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने आप ऊपर बताया ये तीनों ही वेक्टर थी, तो तीनों में वेलोसिटी आ रहा है, तो इधर नीचे भी वेलोसिटी आ रहा है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो यहां तीन आपको और सीखने को मिल गई, मास, डिस्टेंस और स्पीड, ये क्या हुई, स्केलर हुई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। देखें ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं इनमें से। अगर आप ये जो वेक्टर और स्केलर की कहानी शुरू हुई है, ये अगर ये सारी की सारी क्वांटिटी याद कर लेंगे कि भाई इसमें उसने पूछा था वेक्टर कौन सी है, अगर ये वेक्टर है तो इसका मतलब ये तीन बाकी की क्या है, हमारे पास स्केलर है। तो अगर ये देखें
यहाँ पे स्केलर, अगर वर्क स्केलर है तो बाकी के हमारे पास क्या है, वेक्टर। अगर आप ये इस तरह से याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर की बात करें तो मैथ्स क्या था, मैथ्स हमारे पास ऊपर भी हमने देखा था कि मैथ्स ऊपर तो उसने नहीं दिया, मैथ्स हमारे पास स्केलर है। पावर क्या है, पावर यहां देखें, पावर भी स्केलर है। वर्क और दिया हुआ है, वर्क भी ये दिया है, वर्क भी स्केलर है। तो फोर्स, फोर्स एक वेक्टर है। क्यों कि यहां पे जब स्केलर की बात कर रहे थे उसमें फोर्स थी, फोर्स एक वेक्टर है। तो ये रहा हमारे पास फोर्स एक वेक्टर है। ये आप 7-8 क्वांटिटी जो याद कर लें तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या पूछा जा रहा है, डैश इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पहले भी बात कर चुके हैं, वर्क एक स्केलर है तो ये हमारे पास स्केलर है, बाकी सारी की सारी वेक्टर है। टॉर्क भी वेक्टर है। टॉर्क वेक्टर क्यों है, क्योंकि टॉर्क में फोर्स यूज होता है, F क्रॉस L, तो ये फोर्स आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें से स्केलर कौन सी है, तो अभी हम इस पे पीछे बात कर चुके हैं। टॉर्क वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, पावर एक स्केलर है। देखिए इस तरह आपको कितने उसने क्वेश्चन पूछ लिए आपको याद हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर, अभी कहता है कौन सी स्केलर नहीं है, तो पावर भाई हमारे पास स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, मास भी स्केलर है। स्केलर होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं बताते। वेक्टर क्वांटिटी इज, तो वेक्टर हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पे बात कर चुके हैं। बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को, मैं आपको बताता हूं, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करोगे तो क्या हासिल होगा, वेलोसिटी। तो यहां क्या पूछा गया है, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी विद वी ऑब्टेन। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम पे डिवाइड करते हो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो राइट ऑप्शन है वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, A ball is thrown vertically upward, its velocity at the highest point। भाई ये बहुत दफा बोर्ड में आया। मान लो ये एक हमारे पास बॉल है, आपने इसे ऊपर की तरफ फेंका और अभी इसमें स्पीड है तो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आया। भाई जब ये इधर गया तो हाईएस्ट मुकाम पे इसकी स्पीड कम हुई थी, यहां 0 स्पीड हो गई थी, तब वो नीचे आया। क्योंकि अगर इसके अंदर स्पीड होती तो ये ऊपर ही जाता, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड किसी भी चीज की क्या हो जाती है, 0। तो राइट ऑप्शन है 0। नेक्स्ट है चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। ये बहुत दफा बोर्ड में है, अभी लास्ट टाइम ही ये बोर्ड में है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। तो ये आपको बहुत जगह पे गलत देखने को मिलेगा, लेकिन राइट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट। क्यों भाई, अक्सर आपको की बुक के ऊपर अक्सर मोस्टली टीचर भी इसको डिस्टेंस लगा देते थे। आप मेरी बात पे ना रहें, जस्ट जाएं गूगल करें और वहां पे आपको लिखा मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। जस्ट जाके लिखें या चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और पोजीशन में जब चेंज आता है तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और इस साल ये बोर्ड में आया था और मैंने बोर्ड की देखी थी कि बोर्ड वालों ने इसका आंसर क्या भेजा, तो बोर्ड वालों ने डिस्प्लेसमेंट भेजा हुआ है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है अ ट्रेन इज मूविंग स्पीड। एक जो ट्रेन है जो मूव कर रही है उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड। कहता है एक ट्रेन है जो मूव कर रही है 1 घंटे में 36 किलोमीटर का फासला तय कर रही है, और ये किलोमीटर पर आवर, मतलब ये घंटे की बात कर रहा है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका फार्मूला बता देता हूं, ये बहुत दफा बोर्ड में आया हुआ है और ये 2 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। चलिए मैं इसको सॉल्व करवाता हूं आपको। यहां पे देखें हमें दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, 36 लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखेंगे। फार्मूला बताने लगा हूं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का फार्मूला यह है कि ऊपर 10 आएगा नीचे 36 आएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इधर 36 लिखा है इसलिए सर ने इधर 36 लिखा है, नहीं, ये फार्मूला है। कैसे फार्मूला है वो भी बता दूंगा। बेसिकली होता ये है कि ऊपर आता है 1000 और नीचे आता है 3600, क्योंकि ये सेकंड होते हैं तो ये इससे कट हो जाएगा, तो 10 ओवर 36 मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है। अब 36 से कट हो जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 10। तो यहां पे राइट ऑप्शन हमारे पास बचेगा 10 मीटर पर सेकंड, तो ये रहा राइट ऑप्शन।
आगे कहता है a car start from rest and attain a velocity 20 meter in 8 seconds. The acceleration of car will be. तो भाई ये बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखें कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी आए आपके पास स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इसका मतलब है वी आई आपके पास आ गया 0 और उसके बाद फिर स्पीड आ गई है तो ये होगी वी एफ और ये कितनी आ गई आपके पास 20 और टाइम कितना दिया है यहाँ पे देखें आप, टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन। बहुत आसान है जी, एक्सेलरेशन का आप फार्मूला लगा दें वी एफ माइनस वी आई अवर टी। अब वी एफ कितना देखें 20 है तो वी एफ की जगह आप 20 लिख दें, वी आई कितना है 0 और टाइम की जगह आप कितना आ रहा है 8 लिख दें। तो इसको जब कट करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट शायद 5 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन का फार्मूला भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, A spanner complete its 100 मीटर रेस। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 100 मीटर आ गया। उसके बाद टाइम कितना दे दिया है, टाइम दिया है 12 सेकंड का। इट्स एवरेज स्पीड विल बी। तो अब स्पीड का भाई फार्मूला हमारे पास होता है स्पीड को वी से भी लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अवर टाइम। अब डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना हमारे पास 12, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 8.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ये रहा 8.33 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मैं आपको यूनिट निकालना सिखाता हूं, फार्मूला भी बताया था आपको, डिस्टेंस अवर टाइम होता है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड और ये ऊपर जाके बन गया मीटर पर सेकंड। तो यूनिट हो गया हमारे पास मीटर पर सेकंड, ये रहा। अब यही यूनिट जो है ये वेलोसिटी का भी यूनिट है और अगर मैं मीटर पर सेकंड की जगह पे यहाँ पे -2 आ जाए तो फिर ये एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाता है। अगर आगे कहीं आता है तो वो बता देता हूँ आपको। स्पीड ऑफ फाल्कन, ये बहुत दफा बोर्ड में आया है कि फाल्कन की स्पीड कितनी होती है। तो फाल्कन की स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आवर और वहीं पे पूछा जाता है स्पीड ऑफ चीता, ये दी हुई है इसने, ये कितनी होती है, ये होती है 70 किलोमीटर पर आवर और ये दोनों कंपैरिजन हो जाता है, बोर्ड में आए हुए हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। भाई ये बात जरा समझने वाली है और अक्सर बच्चे इसको गलत लगाते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ कौन सा बनाना है डिस्टेंस और टाइम का, मतलब नीचे आ गया टाइम ऊपर आ गया डिस्टेंस। और यहां पे बताया इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। भाई स्पीड चेंज नहीं हो रही लेकिन वो फासला तो बढ़ रहा है ना, मतलब कि यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ पे 20 है, तो फासला तो देखो बढ़ रहा है। आपकी गाड़ी है, अगर आप 40 की स्पीड से चला रहे हो तो भाई अगर स्पीड 40 की 40 है लेकिन आगे तो जा रही है ना, तो ये ग्राफ बनेगा आपका ये। अब ये क्या है, ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, मतलब ये टाइम का था आपका और ये तिरछा है, तो तिरछे को बोलते हैं इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अक्सर बच्चों ने पैरेलल लगाया होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल दैट ऑब्जेक्ट इज। अब इसको भी समझते हैं, यहां पे बताया गया सबसे पहले कौन सा बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये मैंने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लिया और द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये नीचे हमेशा टाइम होता है और ये डिस्टेंस है। स्ट्रेट लाइन बनाना है हमने, ये सीधा टाइम एक्सिस के पैरेलल बनाना है। तो देखो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब ये कौन सा बना है, ये तभी ऐसा बनता है जब कोई चीज ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मतलब आपकी बाइक है वो 15, ये 15 मान लो, 15 पे आगे रुकी हुई है तो टाइम गुजरता जा रहा है, वो ऊपर नीचे नहीं जा रही ना, डिस्टेंस कम हो रहा है ज्यादा, तो मतलब वो रेस्ट में है, रुकी हुई है। तो इसका बनेगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसका भी अक्सर मूविंग कांस्टेंट स्पीड ये वो लगा होता है, तो ये गलत है, ये राइट ऑप्शन है। आगे है
If an object is moving with constant speed, then distance time graph will be straight line. तो ये वाला जो है ये इसी को दोबारा रिपीट कर लिया गया, तो ये आ गया हमारे पास इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, जो एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, मतलब ये अगर डिस्टेंस ना होता, ये स्पीड टाइम ग्राफ होता, तो इसमें जितना भी एरिया कवर होता है ये किसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास डिस्टेंस, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी चीज का. नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है कन्वर्ट 54 किलोमीटर इंटू मीटर पर सेकंड. तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि इसका एक फार्मूला है. जैसे यहाँ पे 54 है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड. तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 10 नीचे 36. ये आपका फार्मूला आपने कब लगाना है, जब आपने किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. तो अभी आप इसकी कुछ कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट है कंप्लीट द इक्वेशन. तो आपने इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है और ये इक्वेशन हमारे पास आएगी 2as vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर. ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. नेक्स्ट है कंप्लीट द इक्वेशन. तो ये इक्वेशन कैसे कंप्लीट होगी, जिसका vf पहले हो वो होता है हमारे पास vi प्लस a और t फर्स्ट इक्वेशन. तो यहां देखें किसको फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारे पास vi प्लस a और t. नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट पूछा जा रहा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो थर्ड इक्वेशन पहले देख चुके हैं, हमारे पास 2as इज इक्वल vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर है. नेक्स्ट है द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी फॉलिंग डाउन फ्रीली इज अप्रोक्सीमेटली. तो ऊपर से अगर कोई चीज गिर रही होती है तो उसमें जो g की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मैं आपको बता दूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका यूनिट है, ये एक्सेलरेशन का भी यूनिट है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी यूनिट है. तो राइट ऑप्शन हमारे पास 10 मीटर. देखिए सब में 10 है, यूनिट की तरफ जरा ध्यान दें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम का यूनिट कौन सा है, तो भाई मोमेंटम के यूनिट के लिए आप मोमेंटम का फार्मूला लिख लो. अब मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम को लिखते हैं P से और उसका फार्मूला होता है हमारे पास M और V. अब फार्मूला भी आपको आ गया. अब यहाँ पे ये है हमारे पास मैस और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और ये है हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी, तो इसका होता है मीटर पर सेकंड. अब मोमेंटम का हमारे पास यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो यहां पे अगर देखें ये हमारे पास जो है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये हमारे पास होता है न्यूटन के इक्वल होता है, ये फोर्स का होता है. इसको आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा. तो अभी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, न्यूटन सेकंड. अब सर ये न्यूटन सेकंड क्या है भाई, अगर आप इसे समझना चाहते हो तो मैं आपको बहुत डिटेल से समझाता हूं. देखें जरा गौर से देखिएगा, मोमेंटम का क्या था m और v, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड. और न्यूटन किसके इक्वल है, न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के. इसका मतलब अगर मैं न्यूटन लगा रहा हूं तो इसमें सारा आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें तो मोमेंटम का यूनिट बताया गया कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है. इसका मतलब ये न्यूटन के अंदर 2 सेकंड है और यहां 1 सेकंड है. 1 सेकंड इसके अंदर ज्यादा है तो आप यहां पे एक एस लगा दें. चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं. मतलब कि न्यूटन की जगह मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अभी देखा न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के. और मैंने यहां पे जो साथ में एक एस लगाया हुआ है ऐसे, तो ये बन गया ना किलोग्राम न्यूटन सेकंड, इसके इक्वल हो गया. ये एस प्लस क्या है, ये -2 क्या है, इसकी कटिंग की तो हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये -2 है और इसकी वैल्यू प्लस है 1 है. -2 एस के ऊपर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है. तो हमारे पास कितना पीछे बचा 1.
कौन सा? माइनस का ये। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है? ये मोमेंटम के इक्वल होता है। और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड कैसे निकल के आया है? ये न्यूटन के साथ जब सेकंड को लगाएं तो वो भी इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। यही वजह है कि यहां पे हमने NS लगाया है। इनर्शिया डिपेंड अपॉन इतनी दफा बोर्ड में आया और बच्चे पता नहीं कहां से की बुक से देख लेते हैं और नेट फोर्स लगा देते हैं। राइट ऑप्शन है मैस। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है द क्वांटिटी पोजेस्ड ड्यू टू मैस एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। भाई मैस और वेलोसिटी किस में आई है? देखो मैस भी है, वेलोसिटी भी है, और ये किसका फार्मूला है? ये मोमेंटम का। तो जिसमें मैस और वेलोसिटी होती है वो कौन है? मोमेंटम है। फार्मूला मोमेंटम का फार्मूला अभी मैंने ये लिखा हुआ है। क्या आ गया हमारे पास? P इक्वल M और V। आगे कहते हैं मैथमेटिकली मोमेंटम इज डिफाइन एज, तो ये तो दोबारा फिर वो ही पूछ लिया। मैथमेटिकली भी P इक्वल M V आ जाएगा, पूछने का सिर्फ तरीका अलग है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये फिर उसने अलग तरीके से पूछ लिया, प्रोडक्ट का वर्ड यूज किया, बात फिर भी मोमेंटम किया है। तो ये बार बार इतने तरीकों से पूछने का मतलब यह है कि आपको हर तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो अभी थोड़ी देर पहले अब यही तो प्रूव किया मोमेंटम का यूनिट क्या है? तो न्यूटन और सेकंड है। और अगर न्यूटन सेकंड ना दिया हो तो फिर क्या होगा? फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। आगे हमें कहता है a string is stretched to equal and opposite forces 10 न्यूटन each, the tension in the string is। तो भाई इसमें एक लॉजिक समझ ले, ये रस्सी है। अब एक बंदा इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और एक बंदा इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब लोग ये समझते हैं 10 और 10 कितना हो गया? 20 न्यूटन, क्योंकि इधर से भी 10 न्यूटन की लग रही है, इधर से भी। कुछ लोग कहते हैं ऑपोजिट लग रही है, ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन से कट हो गई। तो राइट ऑप्शन या तो 20 होना चाहिए या 0। भाई दोनों ही गलत है। जितनी फोर्स आप लगा रहे हो उतनी ही टेंशन होती है, इसमें अलग अलग नहीं होती। आप जितने न्यूटन, अगर यहाँ 100 न्यूटन के लगाते तो इसके अंदर 100 न्यूटन टेंशन होनी थी। जितनी फोर्स लगाओगे इसमें तनाव उतना ही होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है 10 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है? द मैस ऑफ बॉडी। तो क्या है जी? मैस ऑफ बॉडी डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज ना। भाई मैस ऑफ बॉडी, एक बॉडी का जो मैस है ना उसके ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे सर? देखें, ये एक मान ले बुक है, आप इसको कहीं भी लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, किसी दूसरी कंट्री में लेके जाओ, इसमें कोई फर्क नहीं, इसका मैस ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो ये तो आपने मैस और वेट में जो यहाँ डिफरेंस पढ़ा वहां भी पढ़ा होगा कि मैस जो है वो चेंज नहीं होता, प्लेस चेंज करने से कभी नहीं होता। हाँ वेट चेंज होता है। कैसे होता है आगे आगे आता तो बताता हूं आपको। नेक्स्ट है व्हेन हॉर्स पुल अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द। ये भी बहुत दफा बोर्ड में आया और अक्सर बच्चे गलत लगाते हैं। भाई देखें, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो सबसे पहले किसके ऊपर एक्शन लगाता है? जमीन के ऊपर उसके पांव होते हैं। तो राइट ऑप्शन अर्थ है। अक्सर लगा होता है अर्थ एंड कार्ट, नहीं कार्ट के ऊपर लगता जरूर है लेकिन बाद में लगता है। पहले को हमने फोकस करना है, पहले किसके ऊपर लगता है? अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड ओनली इन द एब्सेंस। ये बहुत दफा आया है। अक्सर बच्चे क्या लगा रहे होते हैं? बच्चे इसका फ्रिक्शन लगा रहे होते हैं, लेकिन राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है नेट फोर्स, फ्रिक्शन नहीं है। न्यूटन का पहला कानून ये बताता है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी कब तक? जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो कभी मूव नहीं कर सकती, कब तक? जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। तो ये नेट फोर्स को डील करता है। आगे है अ बॉय जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस देयर इज डेंजर फॉर हिम टू फॉल। अगर एक लड़का चलती हुई बस में से छलांग लगाता है तो उसके लिए नुकसानदेह ये है कि वो अगर उसी डायरेक्शन में, अगर उसी जिस तरह बस जा रही है उसी डायरेक्शन में ही वो छलांग लगाएगा तो मुमकिन है बस उसके ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि उसके अंदर भी अभी उतनी ही स्पीड है जितनी बस के ऊपर। तो राइट ऑप्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो हमने तो फोर्स का रिलेशन पढ़ा हुआ है F इक्वल ma। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है हमारे पास F इक्वल ma है। चलिए जी फोर्स के बारे में कुछ और बातें करते हैं। फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। अब न्यूटन किसके इक्वल है? फोर्स, ये देखें फार्मूला ma था तो मैस का होता है किलोग्राम, बता चुका हूं, और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इसका मतलब है न्यूटन इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये भी मैं पिछली स्लाइड में ये बता चुका हूं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है ये रहा, a mass of 6 kg is moving with an acceleration of 2 force acting on it। तो फोर्स पूछ रहा है कितनी, अगर 2 मीटर पर सेकंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें पूछ रहा है कि एक मैस है, मैस कितना दे दिया 6 kg, तो पता चला मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। उसके बाद कहता है कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पता चला ये एक्सीलरेशन का यूनिट है। तो बताओ इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो भाई फोर्स का फार्मूला पड़ा कितना है m और a। अब m की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है, a की जगह क्या पुट कर दूं 2, तो ये आ गया आंसर 12। तो राइट ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए 12। तो यहां 12 है जी, बिल्कुल ये 12 है। द यूनिट ऑफ वेट इन सिस्टम इंटरनेशनल, तो वेट का यूनिट है न्यूटन। हाँ ये बात जरा समझने वाली है भाई, हमारे पास फोर्स हो, हमारे पास वेट हो और हमारे पास टेंशन हो, ये जो तीनों हैं इनका यूनिट न्यूटन होता है, ये याद रख लो। और न्यूटन किसके इक्वल होता है, ये बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको अच्छे से याद हो जाए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अगर ये मीटर पर सेकंड अकेला 1 आए तो ये बन जाता है मोमेंटम का यूनिट बन जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है न्यूटन। हाउ मच एक्सीलेशन इज प्रोड्यूस बाय फोर्स, तो फोर्स कितनी दी जी, फोर्स दिया हमें 100 न्यूटन और मैस कितना दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है 50 kg। और हमें पूछा जा रहा है हाउ मच एक्सीलेशन, कहा जा रहा है एक्सीलेशन कितना पैदा होगा अगर आप 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हो 50 किलोग्राम की मैस पे। तो फार्मूला क्या है F इज इक्वल ma। अब मुझे a निकालना है, a इधर ही रहेगा और m दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला रहा। अब इसमें f की जगह पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 100 और नीचे क्या है मैस, तो मैस की वैल्यू कितनी है 50 पुट की, इसको कट किया कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां ऑप्शन देखना हमारे पास 2 है, तो ये रहा जी राइट ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल, ले जी वो बात आ गई जो मैं शुरू से बताता आ रहा था कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो ये रहा राइट ऑप्शन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगला एमसीक्यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में, बहुत दफा आया भी हुआ है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज, तो वेट कितना है 147 न्यूटन। देखें वेट आया तो न्यूटन बताया था, वेट हो टेंशन हो फोर्स हो, इन तीनों का यूनिट हमारे पास क्या होगा न्यूटन। तो वेट कितना बता दिया जी 147 न्यूटन और कहता है इट मैस विल बी, तो बताओ इसका मैस कितना होगा। तो ये मैं कहता हूं इसको थोड़ा आप गौर से देखें वेट कितना दिया है 147 न्यूटन और मैस बताना है। देखो कुछ भी नहीं दिया और मैस पूछ रहा है। भाई एक चीज आप समझ लो, जो वेट होता है वो मैस ही होता है, लेकिन मैस के साथ जब ग्रेविटी लग जाती है तो वो वेट बन जाता है। मतलब फिर वेट का फार्मूला क्या हो गया W इज इक्वल M और G। मुझे क्या फाइंड करना है मैस, तो मैस जो है वो इधर ही रहेगा, W इधर ही है, ये जो ग्रेविटी इधर मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आगे क्या हो जाएगी डिवाइड। तो फार्मूला बन गया M इज इक्वल W ओवर G। अब भाई G की वैल्यू फिक्स होती है, सर कितनी होती है, अब मैं ये पहले बता चुका हूं जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 10। अब यहां पे इसकी कटिंग की तो हमारे पास आ गया 14.7। अब यहां पे क्या आएगा, हम क्या फाइंड कर रहे हैं मैस, तो यहां आएगा किलोग्राम। मतलब अगर कोई चीज जिसका वेट 147 न्यूटन है तो उसका मैस होगा 14.7। तो राइट ऑप्शन यहां पे देखते हैं क्या हमारे पास दिया हुआ है, तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से 14.7 kg जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है द फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सीलेशन। अच्छा एक फोर्स लगाई है उससे एक्सीलेशन पैदा हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कहता है इन अ बॉडी ऑफ मैस, उसमें कितना है मैस है उसका 5 kg और द वैल्यू ऑफ फोर्स इज, तो हमने फोर्स बताना है।
तो अभी फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल M और A है। M की जगह M की वैल्यू 5 आ जाएगी, A की जगह A की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 50 न्यूटन। राइट ऑप्शन 50 न्यूटन ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन फोर्स होगा। अब ये क्यों होगा मैं बता देता हूं। अगर आपने फोर्स एंड मोमेंटम वाला लॉन्ग क्वेश्चन देखा है तो वहां आपने फार्मूला देखा होगा पी एफ माइनस पी आई आवर टी इज इक्वल एफ। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है। कंप्लीट द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को कंप्लीट करूं? यहां पे उसने लिखा हुआ है कि पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो देखें मैंने पहले से ही लिख रखी है कि ये पी एफ माइनस पी आई ओवर टी किसके इक्वल होता है? एफ के। तो राइट ऑप्शन फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर फ्रिक्शन व्हेन पुश बिटवीन द मेटल प्लेट। तो भाई ऑयल लगाने से उनमें फ्रिक्शन कम हो जाती है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो भाई जो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनको जो रोकती है वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड। तो मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन होगी उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये थोड़ा समझा देता हूं क्योंकि ये बोर्ड में बहुत दफा लॉन्ग आया हुआ है। तो सॉरी लॉन्ग कह रहा हूं, बहुत दफा एमसीक्यूज आया है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास एफ एस ओवर आर है। कोफिशिएंट का ये साइन है और ऊपर आता है हमारे पास एफ एस और नीचे हमारे पास आता है आर, और ये बहुत दफा आया हुआ है। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हैं ये एमसीक्यूज आपको एक टेबल से करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक टेबल देखना पड़ता है और उसी में ये सारे आ जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर के साइड बॉक्स में ये सारे आ जाते हैं और वहां से एक टेबल है, वहां से लिए गए हैं ये सारे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास एंड ग्लास। तो यहाँ पे ये मैंने टेबल लगा दिया, यहाँ आप देख सकते हो। अगर आप ये टेबल याद कर लोगे, मैं तो अपने बच्चों को अलग से ये टेबल याद करवा देता हूँ। उससे फायदा ये होता है कि देखिए अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो आपको पता कोई भी वैल्यू पूछेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है ग्लास एंड ग्लास, तो ये पहले वाला ही ग्लास एंड ग्लास है जिसका आंसर है 0.9। तो यहाँ पे हमें पता है 0.9 ये रहा, तो राइट ऑप्शन 0.9। इसी तरह आपने टेबल याद कर लेना है और आपको पता चल जाएगा स्टील एंड स्टील का क्या होता है। तो स्टील एंड स्टील 0.8 होता है। और हमारे पास कोफिशिएंट फ्रिक्शन टायर एंड ड्राई रोड का पूछ रहा है तो वो हमारे पास 1 होता है। ये आप टेबल याद कर लोगे तो आपका ये अच्छे से इजीली आप खुद ही से याद कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड, ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि टायर और रोड जो है ना वो दो होते हैं। देखें टायर और रोड, एक होता है ड्राई एक होता है वेट। अगर तो ड्राई है तो फिर तो आंसर आएगा 1, और अगर ये हमारे पास वेट है तो आएगा 0.2। तो यहाँ पे 0.2 तो नहीं है तो ये आंसर 1 भी हो सकता है, लेकिन ड्राई और वेट नहीं है तो यहाँ पे अगर 2 लग जाए तो फिर ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0.2 किसके लिए है? वेट के लिए, और 1 किसके लिए? ड्राई के लिए। तो ये आपने देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आइस एंड वुड, इसको भी आप देख लीजिएगा। आप अगर ये कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये आयरन एंड आयरन को भी देख लो, और यहाँ पे आयरन एंड आयरन मैं आपको दिखा देता हूँ। आयरन एंड आयरन ये रहा, आयरन एंड आयरन कितना दिया हुआ है? 1 दिया। तो इनको आप खुद देख सकते हो, ये कुछ समझने वाले तो है नहीं, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। चलिए जी, ये हमारे कोफिशिएंट वाले खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट शुरू हुआ। नेक्स्ट क्या है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द कार इन अ कर्व पाथ। भाई एक कार को आपने कर्व पाथ में मूव करवाना तो कितनी फोर्स लगेगी? उस फोर्स को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल। कोई भी अगर कोई चीज, किसी भी चीज को अगर कोई फोर्स किसी चीज को दायरे में घुमा रही है तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। विच फोर्स रोटेट द बॉडी इन सर्कल, तो अभी बात कर दी। जो फोर्स चीजों को सर्कल में घुमाती है दायरे में उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए वो चीजों को घुमा घुमा के पूछता, आपने परेशान नहीं होना होता। कहता था नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। तो भाई हेड टू टेल रूल के लिए एनी नंबर, कोई भी तादाद हो, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखें एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, एक ये, जितनी भी फोर्सेस होंगी हेड टू टेल रूल की मदद से हम उन्हें जोड़ सकते हैं। ये आपने पढ़ रखा है हेड टू टेल रूल की मदद से किस तरह से जोड़ सकते हैं, और ये हमारे पास होती है रिजल्टेंट। तो जितनी भी फोर्सेस हो हम जोड़ सकते हैं।
द नंबर ऑफ वेक्टर डेट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, अभी बात की लातदाद एनी जितनी मर्जी हो आप जोड़ सकते हो। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हाँ ये एक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने हैं, तो इस बुक में वैसे तो ज्यादा है लेकिन इस बुक में 3 है, एक्स एक्सिस भी होता है, लेकिन इसमें देखें एक होता है हमारे पास एफ एक्स और एक होता है हमारे पास एफ वाई, तो कितने हो गए एफ एक्स और एफ वाई कितने हो गए 2, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो दरमियान में 90 का एंगल बना रहा है तो हमारे पास यहां पे 2 होते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, द फोर्स ऑफ 10 मेकिंग एन एंगल 30 होगा, ये इसने 300 लिख दिया है, विद द होरिजोंटल कंपोनेंट विल बी, तो अगर इसने 300 भी लिखा तो इसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। फार्मूला बता देता हूं, सॉल्व आप खुद कर लेना। तो यहां पे फोर्स कितनी दे दिया उसने 10 न्यूटन, और एंगल कितना दे दिया है, एंगल इसने दे दिया है 300 का दे दिया हुआ है, और विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला बता देता हूं, इसमें पुट करके आप आंसर निकाल लेना। फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा, तो एफ की जगह पे एफ की वैल्यू लिखिएगा 10, कॉस को ऐसे लिखिएगा, थीटा की जगह पे 300 लिख के जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर है 8.7 न्यूटन, और ये बहुत दफा बोर्ड में आया हुआ है, इसको अच्छे से जरा देख लीजिएगा। ये एमसीक्यूज बुक के पीछे से लिया गया और ये बहुत दफा बोर्ड में आया हुआ है। 1045 किसके इक्वल है, कोई समझाने की जरूरत नहीं है, ये 1 होता है, और आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी वहां पे कर सकते हो। साइन 45 किसके इक्वल है, इसको भी करवाने की जरूरत नहीं, आप इसको भी कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो। काज किसके इक्वल है, इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन ये डाले इसलिए हैं ताकि आपको पता चले कि इस तरह के भी आते हैं। चलिए जी, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, तो भी बता चुका हूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2 होते हैं, कौन सा होता है, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। अब ये क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने वाला। इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर, मतलब बेस हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज इसमें कितना है 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना, चलिए फाइंड करते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए हम अलग विंडो में जाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे हमें बताया ये जा रहा है कि जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें बताया जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, और हमने फाइंड क्या करना है, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब अगर जो बेस है इसको हम कहते हैं एफ एक्स, और ये कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास एफ है ये हमारे पास एफ होता है, और ये हमारे पास एफ वाई होता है जो परपेंडिकुलर होता है। एफ हमने फाइंड करना है, सॉरी एफ उसने दिया कितना 5 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड क्या करना है एफ वाई फाइंड करना है। अब इसका एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या है, एफ इक्वल एफ का स्क्वायर इक्वल एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है। अब यहां पे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एफ वाई, तो एफ वाई तो इधर आ जाएगा, ये इधर ही रहेगा, और ये एफ का स्क्वायर था, और ये इधर जाके हमारे पास एफ एक्स क्या हो गया माइनस का, और यहां पे बचा हमारे पास एफ वाई। अब यहां पे देखें तो एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहां मैं इसको थोड़ा सा साफ करूंगा तो ये सारा रेज हो जाएगा। तो चलिए आप ये फार्मूला देख लें, फार्मूले को मैं आगे कैरी ऑन करता हूं। तो यहां मैं इसको सारे को रेज कर देता हूं, तो फार्मूला क्या बना एफ स्क्वेयर माइनस यहां पे हमारे पास आया था एफ एक्स का स्क्वेयर, और हमने फाइंड क्या करना था एफ वाई का स्क्वेयर। अब यहां पे देखें जो एफ था उसकी वैल्यू तो आई थी 5, और ऊपर क्या आ गया स्क्वेयर, और जो हमारे पास यहां पे एक्स था उसकी वैल्यू थी 4, और ऊपर क्या आ गया स्क्वेयर, और ये बन गया एफ वाई का स्क्वेयर। ये है 25 माइनस 16, और ये मेरे पास बचा 9, भाई ये हमारे पास 9 बचा है, तो यहां पे हमारे पास है एफ वाई का स्क्वायर, तो मुझे तो एफ वाई फाइंड करना था, तो एफ वाई फाइंड करने के लिए दोनों तरफ ले लो अंडर रूट, तो अंडर रूट लेने से क्या हो गया, ये इसका अंडर रूट, ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो एफ वाई किसके इक्वल आ गया 3 के। तो राइट ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो राइट ऑप्शन हमारे पास 3 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप इसे दोबारा भी देख सकते हो। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक एन एंगल, फोर्स दी है कितनी 10 न्यूटन, और एंगल कितना दिया है
90 का विद एक्सिस इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एफ एक्स आपने इसका फाइंड करना है। फार्मूला मैं आपका बता देता हूं, आप इसको खुद से फाइंड कीजिएगा। फार्मूला इसका क्या होता है? फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल एफ कॉस थीटा। अब यहां पे f की वैल्यू आप पुट कर देंगे 10 कॉस, ऐसे ही रहेगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90। ये cos 90 जो होता है, cos 90 हमारे पास 0 हो जाता है, तो इसका मतलब सबसे मल्टीप्लाई हो गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें हमें यहाँ पे बेस दी है, बेस कितनी दी है? बेस दी है 4, और परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, और फाइंड हमने करना है 10। अब इसका फार्मूला हमारे पास होता है tan इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना? 4, तो डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 0.75। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू हमें मिली हुई है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है, एफ वाई की, और हमने एफ फाइंड करना है। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है हमें? 3 न्यूटन। एफ वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 न्यूटन, और फाइंड करना है हमने मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट फोर्स एफ फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं अलग। यहाँ पे देखिए फार्मूला था एफ इज इक्वल अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। यहाँ पे अगर एफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 3, ऊपर आ गया स्क्वायर, एफ वाई की थी 4, ऊपर आ गया स्क्वायर, तो 3 का 3 से स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9 आया, और यहाँ पे आया 16 और 9 को सॉल्व किया, कितना आया? 25, और इसको अंडर रूट से बाहर निकाला तो कितना आया? 5। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 5। नेक्स्ट है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। तो किसी भी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क का उसने पूछ लिया है यूनिट, तो टॉर्क का फार्मूला बता देता हूँ। टॉर्क का फार्मूला होता है एफ क्रॉस एल। अब फोर्स का यूनिट बताया था क्या होता है? न्यूटन, और यहाँ पे एल जो है ये आ गया मीटर, डिस्टेंस है, तो बन गया न्यूटन और मीटर, तो राइट ऑप्शन न्यूटन मीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट पूछा ये जा रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसे मोमेंट आर्म कहते हैं। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फार्मूला लिखते हैं ना टॉर्क का, जिसमें आता है एफ क्रॉस एल, तो ये जो है ये मोमेंट आर्म होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल इज एट। तो भाई जो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है। कैसे वो भी बता देता हूँ कि मान लें कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब हम क्या करते हैं, ये इधर से लाइन एक और एक इधर से और एक इधर से, जहाँ से ये तीनों मिल रहे होते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये रूल किसके लिए है? ये ट्राइंगल के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमें क्या है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म। तो जो यूनिफॉर्म शीट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होता है? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास ट्राइंगल, जो हमारे पास मुसल्लस है उसी में, जो ट्राइंगल है उसी में इंटरसेक्शन होती है। जैसे थोड़ी देर पहले बताया, उसने घुमा के पूछ लिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फीयर, जो एक स्फीयर की शेप होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर होता है, किसका? स्फीयर का सेंटर होता है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप बॉडी कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। तो जो इर्रेगुलर, जिसकी कोई शेप नहीं होती, उसको किससे फाइंड किया जाता है? उसको प्लम्ब लाइन से फाइंड किया जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म हमारे पास ट्राइंगुलर शीट है, इसका आंसर। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये कपल होता है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन भी आपने देखी होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी। कपल इज फॉर्म बाय, तो अभी थोड़ी देर पहले इसकी डेफिनेशन देखी है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। नेक्स्ट है बॉडी इज सेड टू बी डायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट हैज। अब यहाँ पे ये जो वर्ड डायनामिक यूज हुआ है ना, इसको जरा समझना है। अगर तो डायनामिक ना होता, बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम होता, तो उसका आंसर था एक्सीलरेशन 0। लेकिन ये डायनामिक की वजह से राइट ऑप्शन है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में भी होगी तो उसको बोलेंगे कि ये भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये किस इक्विलिब्रियम में है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉडी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बाई रिमेन कीप इट्स हाइट डिस्प्लेस।
तो राइट ऑप्शन है कीप इट हाइट डिस्प्लेस। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, अब देखें यहाँ पे आया एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी भाई, जब एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा। कैसे, देखिए अगर तो इक्विलिब्रियम की आपने देखी हो डेफिनेशन, तो उसमें सिंपल व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, तो डेफिनेशन में है जब कोई बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगती तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो देखते हैं एफ इज इक्वल एम ए, तो अगर एक्सेलरेशन मैस जितना मर्जी हो लेकिन एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो भाई आपके पास जो फोर्स है वो क्या आने वाली है, जीरो। तो फोर्स को जीरो होने के लिए एक्सेलरेशन का जीरो होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें पूछ रहा है यहां पे है द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम आर। भाई इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो दो होती हैं और जो स्टेट है वो तीन होती हैं। कहता है इक्विलिब्रियम ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी, तो सेकंड कंडीशन हमें बताती है कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है, जो टॉर्क है वो जीरो होना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब टॉर्क ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी मैंने बताया कि कंडीशन दो होती हैं, स्टेट हमारे पास तीन होती हैं। अ पेंसिल लेइंग हॉरिजॉन्टल इन द एग्जाम्पल ऑफ, अगर एक हॉरिजॉन्टल में पड़ी हुई है और जब आप छोड़ते हो तो वो हॉरिजॉन्टल में चली जाती है, ये कौन सी एग्जाम्पल है, तो ये आपकी स्टेबल, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मान लो कि ये आपकी एक पेंसिल है, आप इसे थोड़ा सा उठाते हो और छोड़ते हो, वापस अपनी वो पहले वाली पोजीशन में चली जाती है, तो इसको बोलेंगे हमारे पास ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल के लिए फुटबॉल है, ये फुटबॉल जितना भी घूमेगा इसके ग्रेविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेसिंग कार आर मेड स्टेबल बाय, तो इनको क्यों नीचे से स्टेबल बनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो लोअर दे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितना रेसिंग कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, जितनी वो ज़मीन के साथ लग रही होगी उतनी ही वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेंचेस एट, तो ये ला महदूद है, इसका हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। द आइडिया ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट पुट बाय, तो किसने दिया था ग्रेविटी का आइडिया, ये न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a force is inversely proportional to the square of the distance between the center of body। तो यहाँ बात की जा रही है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जिसका फार्मूला F इज इक्वल जी m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर। तो यहाँ देखें ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आई है, इसको ज़रा अच्छे से देख लें। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, तो साथ में इसका यूनिट भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो ज़मीन के करीब ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10 न्यूटन पर kg। द वैल्यू, ये राइट ऑप्शन है। The value of g on moon surface 1.6 meter per second. What will be the weight of the 100 kg body of the surface of moon? यहाँ ये बताया जा रहा है कि मून के ऊपर जो g की वैल्यू है, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मून के ऊपर जो g की वैल्यू है वो दी जा रही है 1.6। अब व्हाट विल बी द वेट, हमने वेट फाइंड करना है, जबकि बॉडी का जो मैस है वो दिया जा रहा है कितना, 100 kg। अब वेट का फार्मूला W इज इक्वल m और g। अब m कितना आ गया 100 और हमारे पास g की वैल्यू कितनी है 1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 न्यूटन। मैसेज ऑफ अर्थ इज, जमीन का मैस कितना है, ये 24। देखें पावर किधर है, ये है 24, वैसे ये भी दिया हुआ है, ये साथ माइनस दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वो क्या है कि ये तो वैल्यू देख ली कितनी है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। लेकिन अगर उसने किलोग्राम में ना दी हो, ग्राम में दी हो, तो फिर 27 आएगा, क्योंकि ये जो k है ना 10 की पावर 3 इसका होता है, तो 3 इसमें और ऐड करना पड़ेगा 24 में, तो ये 27, जब ग्राम में कहेगा तो 27। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है द मैस ऑफ अ बॉडी 40 kg, इट्स वेट ऑन अर्थ विल बी। तो भाई मैस जब दिया है तो वेट फाइंड करना है, तो मैस कितना दिया है 40 और फार्मूला वेट का क्या है, W इज इक्वल m और g। मैस 40 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दें और आंसर आपके पास आ जाएगा 400 न्यूटन।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द मास ऑफ बॉडी, ये हमारा हो गया। द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद, भाई जी की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, इसको ज़रा समझते हैं कैसे जी। ये ज़मीन है, मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ यहाँ से। ये ज़मीन है और कोई भी चीज़ जब ज़मीन से ऊपर जाती है तो जी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम, क्योंकि ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू है 10, ऊपर गई, हो सकता है यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ जितनी ऊपर जाती जाएगी ये वैल्यू कम होती जाएगी। अब उसने ये पूछा है कि वैल्यू इंक्रीज कब होगी। भाई अगर आप नीचे की तरफ आते जाओ, ये जो फासला बढ़ा हुआ है ये कम, मतलब डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ये फासला जितना कम होगा जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। वैल्यू ऑफ जी एट सी लेवल, तो सी लेवल पे जो पहाड़ों पे जी की वैल्यू कम होगी ज़्यादा, कैसे देखते हैं। भाई ये ज़मीन है तो पहाड़ ज़मीन से ऊंचे ही है ना, अगर ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू 10 है तो पहाड़ों के ऊपर डेफिनेटली कोई कम ही होगी। तो हमारे पास यहाँ राइट ऑप्शन है, ग्रेटर कैसे हो गया, द वैल्यू ऑफ जी एट सी लेवल इज, हाँ जी ओके ठीक हो गया। उसने ये पूछा है वैल्यू ऑफ जी एट सी लेवल, कहता है सतह समंदर पे जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, मतलब ग्रेटर है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर तो वो कम होगी। समटाइम वो ये भी पूछ लेता है कि पहाड़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा होगी, कम, तो फिर हम कम लिखेंगे। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, तो ये बोर्ड में एमसीक्यूज आ चुका है और ये इसमें सारी वैल्यू सेम दी है। यूनिट को जरा गौर से देखना, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समटाइम इसकी वैल्यू ये भी आती है 1.62 भी आगे होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका राइट ऑप्शन है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन जुपिटर, ये भी आपने एक टेबल याद कर लेना है, जुपिटर के ऊपर कितनी होती है, सन के ऊपर कितनी होती है, मार्स के ऊपर कितनी होती है, ये 2 दिन आपने याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए जी, ये टेबल आपको 5वें चैप्टर के साइड बॉक्स में मिल जाएगा। The altitude of geostationary orbit in which communication satellite are launched above the surface of the earth, तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं जैसे ये ज़मीन है तो उनको कितनी बुलंदी पे भेजा जाए कि वो ज़मीन के गिर्द जाके घूमना शुरू कर दें और ये कम्युनिकेशन हमारे साथ करें। तो इनकी एक हमारे पास वैल्यू होती है, वो हमारे पास है, यहाँ पे ये आंसर गलत है, राइट ऑप्शन है 42,300 किलोमीटर, इतनी बुलंदी पे हम भेजते हैं, ये आंसर गलत है, तो इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट, तो जो ये ज़मीन है तो इसके गिर्द बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, जो करीब 3 ऑर्बिट होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 8,000 मीटर पर सेकंड। अगर ये मीटर पर सेकंड ना हो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 किलोमीटर पर सेकंड, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, मतलब ये जो 3 जीरो थे उसकी जगह मैंने के लगा दिया, ये आप इस तरह भी कर सकते हो। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड जो होती है वो ज़मीन के लिहाज से 0 होती है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट इन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब कि जो हमारे पास जीपीएस सिस्टम होता है इसमें टोटल सैटेलाइट कितने होते हैं, तो वो 24 होते हैं। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ सैटेलाइट नियरेस्ट टू द, ये फिर उसने दोबारा पूछ लिया है, तो ये मैं आपको बता दिया था, ये कितना 8 किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं या आप 8,000 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबाउट, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की यहाँ पे उसने दी हुई थी लेकिन ये गलत दी है, यहाँ पे देखते हैं सही दी है, यहाँ पे इसने सही दी हुई है। नेक्स्ट है द मून इज नियरली डैश अवे फ्रॉम द, तो ये साइड बॉक्स से लिया गया कि चांद ज़मीन से कितना दूर है, तो चांद, ये हमारा चांद इतने किलोमीटर ज़मीन से दूर है, अगर किलो की जगह पे तो उसने सिर्फ मीटर लिखा हुआ है तो 3 जीरो और आ जाएंगे। आगे है द मून कंप्लीट इट्स 1 रोटेशन अराउंड द अर्थ, तो चांद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो वो 27.3 डेज है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स का, यहाँ पे F इक्वल mv²/r, तो ये r रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी, राइट ऑप्शन है हमारे पास रेडियस। नेक्स्ट है सेंटीमीटर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मैस के भी है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो फोर्स है ये मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v² के भी, तो मैस तो दिया नहीं, तो ये v है, ये भी v है, तो एक को v² कर लेते हैं, तो राइट ऑप्शन है हमारे पास v² आ गया।
नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये जीरो होती है। वर्क द वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड, मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि हमें वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल एफ और एस। वर्क का यूनिट होता है जूल, एनर्जी का यूनिट भी होता है जूल, ये देख लें आप ज़रा। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वर्क तब होगा जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो वो चीज़ मूव भी उसी तरफ हो। तो इसमें एंगल कितना बन रहा है, जीरो का। अगर तो जीरो का एंगल है तो ये काम ज़्यादा कर रहा है। लेकिन आप देखें कि मान लो कि ये आपके पास एक बाल्टी पड़ी हुई है कोई, आपने इसे ऊपर से उठाया, फोर्स कहाँ से लग रही है, ऊपर से, और इस तरफ आप लेके मूव कर रहे हैं, मतलब फोर्स ऊपर से लग रही है, ये जा इस तरफ रही है, 90 का एंगल है। तो डेफिनेशन तो गलत हो गई। डेफिनेशन में बताया था जिस तरफ फोर्स लगाए उसी तरफ मूव करे। फोर्स लग रही है ऊपर से, मूव कर रहा है इस तरफ, एंगल है दोनों में 90 का। जब 90 का एंगल होगा तो वर्क होगा 0। तो राइट ऑप्शन है 90। उसने ये पूछा है कि वर्क 0 कब होगा। इसी तरह उसने पूछा है इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी, ये दोबारा उसने घुमा के पूछ लिया, आंसर इसका भी 0 आएगा। ऐसे यूनिट ऑफ वर्क मैं बता चुका हूँ पहले, वर्क का यूनिट होता है जूल, ये हमारा कोई भी एनर्जी आए उसका भी यूनिट होता है जूल। आ गया इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 mv²। वेलोसिटी को डबल करने का मतलब ये है, अगर मैं 2 कर दूंगा तो वो हो जाएगी 4, तो इसका मतलब है ये हो जाएगी 4 गुना काइनेटिक एनर्जी। और अगर वेलोसिटी कर दे 3 गुना, मतलब 3 टाइम कर दें, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9 टाइम हो जाएगी। तो इसी तरह कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मैस, ये सॉल्व करने वाला है। इसको सॉल्व करते हैं। मैस कितना दिया है, मैस दिया है उसने 2 kg, और यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी उसने कितनी दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी उसने दे दिया हमें 25 जूल। इट्स स्पीड हमने फाइंड करनी है। चलो इधर ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। फार्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 mv²। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 25, इसमें पुट कर दो। उसके बाद 1/2 ऐसे ही लिखा रहने दो। मैस की वैल्यू कितनी है, 2 पुट कर दिया। उसके बाद है v, तो v हमने फाइंड करना। 2 से क्या हो गया कट, बाकी बचा 25 और इधर बचा v का स्क्वायर, अंडर रूट लेके इसके v को ये ख़त्म कर दिया, तो v इज इक्वल 5। तो राइट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है 5, ये राइट ऑप्शन दिया हुआ है 5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो अभी देखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अभी हम इसका फार्मूला भी देखा था। तो ये स्क्वायर क्या है, किसके स्क्वायर के, वेलोसिटी के स्क्वायर के। दोबारा लिख देता हूँ 1/2 mv², और ये किसका, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के, मैस के भी यहाँ, लेकिन मैस उसने दिया नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम 3 टाइम, ये मैं थोड़ी देर अभी पहले बताया था कि वेलोसिटी अगर 3 गुना कर दिया जाए तो फिर ये 9 टाइम हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ अगर आपने नहीं किया तो, अभी दोबारा फिर बता दूँ कैसे। फार्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 mv²। तो v की जगह अगर अब आप 3 पुट करते हो, क्योंकि वेलोसिटी 3 टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुका था। नेक्स्ट देखते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय इट्स विच ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे मोशन की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। जो मोशन की वजह से, जो पोजीशन की वजह से होती है वो हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg, चलिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैस है 2 kg। उसके बाद कहता है हाइट कितनी है उसके पास, 5 मीटर है, और हमने बताना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। कैसे सर आपको पता चला पोटेंशियल एनर्जी, उसने तो वर्क पूछा है भाई। जब वो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है
तो इसका मतलब है कि उसमें हाइट पोजीशन की वजह से एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है mgh। अब मैस कितना हमारे पास 2, जी की वैल्यू पता है कितनी होती है 10, हाइट कितनी दी है 5, तो 20 × 5 किया तो राइट ऑप्शन 100 देना चाहिए उसको, 100 राइट ऑप्शन है 100। चलिए जी इसे रेज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द एनर्जी इन द स्ट्रेच बो, एक खींचा हुआ जो तीर कमान होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कहता है हैमर रेज अप द हैज़ एनर्जी, एक ऊपर की तरफ जो थोड़ा उठाया है तो वो हाइट पे है तो इसके अंदर एनर्जी जो होगी वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो फोटो सेल। नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h द वर्क डन ऑन द अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इट्स, तो जब आपने ऊपर की तरफ कोई हाइट की तरफ कोई चीज़ है तो उसका जो वर्क डन है उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द एनर्जी स्टोर इन कोल, तो भाई ये बता दूं अक्सर बच्चे इसमें लगा देते हैं हीट एनर्जी, लेकिन हीट के साथ वहां पे केमिकल धुआं वगैरह भी निकलता है तो राइट ऑप्शन है केमिकल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर इन डैम, तो डैम में मैं थोड़ा बता देता हूँ इसको। मान लो ये डैम है तो डैम में जो पानी स्टोर हो रहा है वो देखो हाइट की तरफ जा रहा है, तो ये जब हाइट आ जाती है तो हम उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो राइट ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी। डैश डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी हमने देखा कि जो लाइट को इलेक्ट्रिकल, तो वो हमारे पास फोटो सेल होता है। नेक्स्ट है इन आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट है ये हमारे पास देयर इज अ हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ इज कॉल्ड, तो ज़मीन का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वो इतना ही गर्म है जितना सूरज, और इस सेंटर वाले हिस्से को बोलते हैं मैग्मा, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्मा। आगे हमें बता रहा है द सोर्स टू प्रोड्यूस पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारे पास विंड टर्बाइन होते हैं। ये आपके पहले चैप्टर में ही उसने ये साइड बॉक्स पे दिया है कि जो विंड टर्बाइन होते हैं ये पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, तो ये पावर है, पावर इज इक्वल, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क आवर टाइम, तो वर्क आवर टाइम यहाँ पे ये रहा पहला, तो वर्क आवर टाइम राइट ऑप्शन। अब पावर का यूनिट भी बता देता हूँ। अब ये वर्क है तो वर्क का यूनिट होता है जूल, और ये टाइम है, टाइम का सेकंड तो बन गया जूल पर सेकंड, तो पावर का क्या यूनिट हो गया, जूल पर सेकंड, ये इक्वल होता है वाट के, तो पावर का यूनिट वाट भी होता है, तो वाट किसके इक्वल है, जूल पर सेकंड के, ये भी याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं 10 joule work is done by machine in 5 सेकेंड its power will be, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जोल कितना है, 10 जोल वर्क किया है 10, और टाइम है 5 सेकंड में 10 जोल का काम किया, कितनी पावर होगी, पावर का फार्मूला वर्क ओवर टाइम था, और उसने कितना काम किया है, काम उसने किया 10 जोल, तो यहाँ पे 10 जोल और कितने सेकंड में किया, 5 सेकंड में किया है, तो नीचे आ गया 5 कट किया 2, तो राइट ऑप्शन हमारे पास इसमें 2 ये दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या आ गया 2 वाट। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, तो ये 746 वाट के इक्वल होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी 1 मेगावाट, तो मेगा की वैल्यू हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे 10 की पावर 6 होता है। 1 किलोवाट, किलो जोल, तो किलो की वैल्यू पढ़ चुके थे 10 की पावर 3 होता है, ये आएगा क्योंकि ये माइनस में लग रहा है मुझे, तो राइट ऑप्शन है 10 की पावर 3। नेक्स्ट देखते हैं इफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल डू नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया है, किस में मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ते। हमने 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड लिक्विड गैस, और उनमें देखा था मॉलिक्यूल किस में अपनी जगह नहीं छोड़ते। देखा था जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, गैस के बहुत दूर होते हैं, तो जो सॉलिड होता है उसमें मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ते। मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज, तो ये सॉलिड में ही बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड और गैस में थोड़ी जगह होती है। द 4 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, तो 3 स्टेट है, 4 स्टेट कौन सी है, फिर प्लाज्मा, तो 4 स्टेट हमारे पास राइट ऑप्शन है प्लाज्मा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन। अब लाइटेस्ट वन कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, अभी के लिए बता देता हूं कि राइट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। लेकिन कैसे पता चलेगा, आपकी बुक में डेंसिटी का एक टेबल है, उसमें उसने वैल्यू दी है सबकी, तो आप देखोगे एल्यूमिनियम की ये जितनी इसने वैल्यू दी है इनमें से एल्यूमिनियम की वैल्यू जो है वो सबसे कम है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। इन ऐसे यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, मैं पहली स्लाइड में ये बता चुका था। डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, और ये ऊपर जाके बन गया किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो है ये ऐसा कुछ ऑप्शन। तो डेंसिटी मैस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसने उल्ट पूछा हुआ है कि उसने पूछा है मैस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनीबॉडी। तो अगर यूनिट वॉल्यूम मैस के साथ देखोगे ये मतलब इसको कह रहा है वो किसके इक्वल है, तो ये डेंसिटी के इक्वल है। तो यहाँ उसने पूछा ऐसे यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो ऐसे यूनिट ऑफ डेंसिटी मैं बता दिया क्या होता है, यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर क्यूब है। डेंसिटी किसके इक्वल है ये भी बता दिया मैंने, मैस ओवर वॉल्यूम के। तो यहाँ मैस ओवर वॉल्यूम ये रहा, तो डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। मर्करी इज डेंसर देन वाटर। तो ये 7 वाले चैप्टर में से उसने लिया है। मरकरी पानी से कितने गुना भारी है, 13.6 टाइम डेंसर होती है। आगे 5 लीटर इज इक्वल, तो ये कुछ वैल्यू है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। जब लीटर की आगे दे रहा है 10 की पावर -3 कर लें। यहाँ अगर 4 होता तो आपने पहले 4 लगा देना था, 3 होता तो आपने 3 लगा देना था। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इन पास्कल विच इज इक्वल, तो पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। इसके बारे में बहुत सारी बातें बतानी है भाई। ये जो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है ये यंग मॉडुलस का भी यूनिट है, ये स्ट्रेस का भी यूनिट है, और ये हमारा प्रेशर का भी यही यूनिट है। तो ये जो है 3 का यूनिट होता है और यही पास्कल के इक्वल भी होता है। तो ये 4 आप याद कर ले, 4 आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमने कितना कर लिया है। नेक्स्ट है 1 पास्कल इज इक्वल, तो 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, ये उसने दोबारा रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट है ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर, तो अभी मैंने बताया प्रेशर हो, पास्कल हो, यंग मॉडुलस हो, उनका यूनिट ये सेम है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब ऑफ कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। भाई देखो, अगर तो आप मरकरी का बैरोमीटर बनाते हो, अगर आप मरकरी का बैरोमीटर बनाओगे तो इसकी लेंथ चाहिए 1 मीटर। लेकिन अगर आप इसमें मरकरी नहीं डालना चाहते बल्कि आप इसमें पानी डालना चाहते हो, तो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर होनी चाहिए। तो देखो मरकरी की बात करता कि अगर इसमें मरकरी डालनी है तो फिर 1 मीटर होना चाहिए था। आगे जी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, एट सी लेवल अप्रोक्सीमेट प्रेशर इज अबाउट। तो भाई सी लेवल यहाँ पे कितना प्रेशर होता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास 1,13,00 पास्कल भी कह सकते हो, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी कह सकते हो। डैश वर्क ऑन पास्कल लॉ, कौन है जो पास्कल लॉ पे काम करता है, तो ये हाइड्रोलिक प्रेस है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक प्रेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ये दोबारा घुमा के पूछ लिया उसने, पास्कल लॉ आएगा। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ, तो इसके लिए हमें आर्शिमीदीज प्रिंसिपल ने डेंसिटी के बारे में बताया था कि किसी चीज़ों की डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्शिमीदीज प्रिंसिपल अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, तो आर्शिमीदीज ने बताया था कि नीचे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, लेकिन वो कितनी लगती है, जितना वेट डिस्प्लेस होता है उतनी लगती है। तो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है द अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू, अभी भाई इसका तो फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको लिख देता हूं। इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है रो जी वी। तो ये आर्शिमीदीज प्रिंसिपल ने बताया था, इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है इफ W इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड फोर्स इज द अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड, देन इसका एक फार्मूला होता है। ये उसने बताया था हमें कि कोई भी चीज़ तब तक तैरती है, ये लिक्विड है मान लो, और इसके ऊपर कोई चीज़ कब तक तैर सकती है, अगर जो इसके ऊपर वेट है, अगर एक नीचे फोर्स लग रही है जिसको अपथ्रस्ट फोर्स कह रहे हैं, अगर तो वेट फोर्स से कम है तो वो तैरेगा। मतलब एक तो कंडीशन ये है कि फोर्स से कम, ये वेट फोर्स से कम है, ये ठीक है। दूसरा ये है कि वेट इक्वल भी हुआ तो तैरेगा। तो मतलब राइट ऑप्शन है बी और सी, तो ये दोनों राइट ऑप्शन है। भाई अगर वेट ऊपर ज्यादा होगा ना नीचे लगने वाली फोर्स से, फिर वो डूब जाएगा। अगर वेट ज्यादा होगा, जैसे कश्ती होती है, ऊपर वेट ज्यादा हो जाए तो वो डूब जाती है।
अकॉर्डिंग टू हुक्ला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफा बोर्ड में है। तो इसका राइट ऑप्शन है स्ट्रेस अवर स्ट्रेन। तो ये है स्ट्रेस अवर स्ट्रेन इज इक्वल कांस्टेंट। द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, तो इसका यंग मॉडुलस राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्ट्रेस अवर स्ट्रेन किसके इक्वल है, अभी देखा हुक्ला ने बताया था स्ट्रेस अवर स्ट्रेन के बारे में। एस से यूनिट ऑफ स्ट्रेस बताया था, स्ट्रेस हो, यंग मॉडुलस हो, पास्कल हो या आपके पास प्रेशर हो, इन सब का जो यूनिट है वो बताया था न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे इसने पूछा हमारे पास स्ट्रेस, तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। आगे है अ लार्ज वाटर रिजर्वर कीप द टेम्परेचर ऑफ द नियर बाई लैंड मॉडरेट ड्यू टू, तो कौन है जी, ये हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट जो वाटर की होती है उसकी वजह से वो अपने अंदर ज़्यादा स्टोर कर लेता है हीट को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इन डैश स्टेट मैटर मॉलिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजीशन, ये पहले कर चुके हैं, सॉलिड अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं। डैश ऑफ अकर इन न्यूट्रल थर्मामीटर, तो ये जो हमारे पास नेचुरल थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, क्रॉकस फ्लावर होता है हमारे पास। तो ये क्रॉकस फ्लावर है, इसका उसने हमें बताया होता है कितनी डिग्री पे ये ओपन भी होता है, तो 23 डिग्री पे ये ओपन होता है। आ गया वाटर फ्रीज एट, तो ये एक चीज़ समझने वाली है भाई, पानी आपने पढ़ा हुआ है 0 डिग्री पे जम जाता है, ठीक है, लेकिन डिग्री देखे कौन सी, सेल्सियस के ऊपर। लेकिन अगर बात करें वो फ़ारेनहाइट की तो यहाँ फिर 32 होगा, अगर बात करें वो केल्विन की तो फिर 273। ये चीज़ें याद रखना है क्योंकि ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के लोअर पॉइंट है। तो पानी जो है वाटर फ्रीज करता है लोअर पॉइंट पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 32। बच्चे अक्सर कहते हैं जी 0 0 0, तो 0 को देखते लगा देते हैं, डिग्री साथ देखते नहीं है। नेक्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो जो नॉर्मल ह्यूमन है उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 37 सेल्सियस है, लेकिन अगर आ जाए हमारे पास 98.6 फ़ारेनहाइट तो ये भी सही होगा। अब यहाँ देखिए उसने लिखा तो हुआ लेकिन सेल्सियस लिखा है, ये गलत हो जाएगा। आगे जी हमारे पास क्या है, आगे है मरकरी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़, उसमें यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन भी होता है, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, स्मॉल हीट कैपेसिटी भी होती है, तो ऑल ऑफ अबव राइट ऑप्शन होगा। वाटर कन्वर्ट इनटू आइस एट द टेम्परेचर, तो 32 फ़ारेनहाइट, अभी हमने इस पे बात की है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये 100 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मरकरी फ्रीजेज एट, हाँ ये समझने वाला है, जो पानी है वो तो फ्रीज हो गया 0 डिग्री पे या 32 फ़ारेनहाइट पे, जो मरकरी है वो -39 डिग्री पे फ्रीज होती है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर ऑफ आइस इन फ्रीजर इज, तो भाई फ्रीजर के अंदर की जो बात कर रहा है कि आइस का टेम्परेचर कितना होगा, तो वो हमारे पास होता है 0 डिग्री। नेक्स्ट है कंप्लीट द इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है, तो ये फार्मूले आपने चैप्टर 8 में देखे हैं 273 प्लस सेल्सियस। मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपने किसी भी सेल्सियस की वैल्यू को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे 273 प्लस सेल्सियस, मतलब सेल्सियस के अंदर 273 आप प्लस कर देंगे। एब्सोल्यूट जीरो किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट जीरो किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू होती है -273। 1 सेल्सियस स्केल के ऊपर है 50 सेल्सियस, हमारे पास एक स्केल है सेल्सियस स्केल, तो उसके ऊपर मान लो रीडिंग है 50 सेल्सियस, तो बताओ अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है 122। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला ये है कि यहाँ पे फ़ारेनहाइट की तरफ जाना, फार्मूला होता है हमारे पास 32 प्लस 1.8 सी। अब 32 तो ऐसे ही रहेगा, 1.8 भी आपने ऐसे ही लिखना है, और सी की वैल्यू कितनी दी है 50, इसमें पुट करो, सॉल्व करोगे, आंसर आपके पास 122 आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल है लॉ स्पेसिफिक हीट, तो जब भी आए लॉ स्पेसिफिक हीट तो वाटर की बात हो रही है, पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट को स्टोर कर सकता है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई सिस्टम, तो ये होता है हमारे पास किलोग्राम जूल पर केजी पर केल्विन, ये आप याद रखिएगा।
स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन। अब ये जो है ये वैल्यू है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपके टीचर ने ये टेबल करवाया, वेल एंड गुड, नहीं करवाया तो ये आपने खुद से करना है। हीट ऑफ आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो और ये आप एक टेबल याद कर लोगे, ये सारी वैल्यू आप खुद ब खुद लिखना शुरू हो जाओगे, जैसे मैंने आपको पहले टेबल करवाए थे। लास्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के ऊपर हवा भी असर करती है, ये सारे करते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ अबव होगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल है लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये भी आपको टेबल देख के ही पता चलेगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर अ सॉलिड फॉर विच हैज़ द वैल्यू। तो यहाँ कहता है कि यहाँ पे वैल्यू उसने दी है हमारे पास अल्फा की, क्योंकि कोफिशिएंट उसने यहाँ तो नहीं लिखा लेकिन इधर लिखा है वॉल्यूम में फैलाव का कोफिशिएंट। मैं आपको बता देता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ कि हमारे पास जो बीटा होता है ना वो इक्वल होता है 3 अल्फा के। ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है, तो इसको जरा समझो। ये जो बीटा है ना ये हमारे पास होता है वॉल्यूम, ठीक है, और ये जो हमारे पास होता है ना अल्फा, ये होता है हमारे पास लेंथ की बात होती है। तो यहाँ पे लेंथ अगर उसने 2 × 10⁻³ दी है, तो जब वो मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो देखो कितना आंसर, ये तो 6 बन गया। तो यहाँ पे देखो 6 वाला कौन सा है, ये रहा 6 वाला। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, बीटा इक्वल 3 अल्फा। ये फार्मूला बस याद रखना है आपने। विच गैस इज यूज टू स्पाइट ऑफ फ्यून गैस इन रिफ्रिजरेटर। तो भाई इसका आंसर है NH3, ये साइड बॉक्स से लिया गया है। द वे बाय विच ट्रांसफार्मर ऑफ हीट टेक प्लेस आर। तो ट्रांसफॉर्म होती है कितने तरीकों से, ट्रांसफॉर्म होती है 3 से। वो कौन सी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर, जो सॉलिड में हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन की वजह से, कहाँ गया कंडक्शन, ये है। और जो लिक्विड में होती है वो कन्वेक्शन की वजह से, और जो रेडिएशन होता है जो गैस में गैसेज होते हैं जो, वो रेडिएशन की वजह से, जो वेव की शक्ल में होती हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू, ये पहले कर चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हीट को मूव करवाते हैं। फॉल सीलिंग जो होती है, फॉल सीलिंग का क्या काम है, फॉल सीलिंग करती है इंसुलेट द सीलिंग। तो फॉल सीलिंग इंसुलेट द सीलिंग करती है। What happen the normal the thermal conductivity of wall if the thickness double। तो भाई अगर आप थिकनेस डबल करते हो तो थर्मल कंडक्टिविटी बिकम हाफ, आधी हो जाती है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है यूनिट ऑफ रेट ऑफ थर्मल एनर्जी इज। तो जो हमारे पास थर्मल एनर्जी, जब भी एनर्जी कुछ भी आ जाए, मैं पहले बता चुका हूँ एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या है, जूल। वो फिर उसका यूनिट है जूल, कोई भी एनर्जी हो। लेकिन जब रेट, तो रेट को फिर देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे रेट ऑफ जूल का मतलब ये हमारे पास इसका फार्मूला Q/T। तो Q हमारे पास क्या है, हमारे पास एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कोई भी हो उसका यूनिट है जूल। तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ये ऊपर जाके बन गया जूल पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। तो फिर ये घुमा के पूछ लिया, ये जूल पर सेकंड इसका भी होगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर, ये फिर आपको थर्मल कंडक्टिविटी वाला टेबल याद करना पड़ेगा, और उसमें आपको पता चल जाएगा किसकी क्या वैल्यू है। ये चैप्टर 9 है, उसके साइड पे एक टेबल है थर्मल कंडक्टिविटी वाला, ये आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई ना कोई MCQs आ जाता है। तो अगर आप ये याद कर लोगे तो आप इजीली कोई ना कोई अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे। चलिए जी आगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ बैड कंडक्टर इज। तो बैड कंडक्टर जो होता है वो हमारे पास ऊन, वूल जो है, ये एक बैड कंडक्टर है। इन गैसेज हीट इज मोस्टली ट्रांसफर बाय। तो गैसेज में ये कन्वेक्शन की वजह से, ये अब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं, ये कन्वेक्शन, रेडिएशन, सॉरी यहाँ पे ये है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इंग्लिश में कन्वेक्शन है, उर्दू में रेडिएशन है। तो राइट ऑप्शन इसका रेडिएशन आएगा। इन गैस हीट इज मोस्टली ट्रांसफर बाय, तो कन्वेक्शन है, रेडिएशन उर्दू वालों, आपने जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उन्होंने भी कन्वेक्शन लगाना है, रेडिएशन नहीं लगाना।
नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू, तो कन्वेक्शन में जो हीट होती है वो किस वजह से, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से होती है। रूम आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर बाय, तो जो गैस हीटर होते हैं वो कन्वेक्शन भी करते हैं और रेडिएशन दोनों करते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारे पास कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है। हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लड बाय द मेथड कॉल्ड, तो भाई जो हीट ट्रांसफर होती है फ्लड में, तो वो किसकी वजह से होती है, कन्वेक्शन की वजह से होती है। रीजन ऑफ ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर, ये जो ग्लाइडर होते हैं इतनी देर उड़ते रहते हैं, ये किस वजह से, ये भी कन्वेक्शन की वजह से। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज रिजल्ट किसके हैं, ये भी कन्वेक्शन का, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया भी हुआ है। इन लिक्विड हीट इज मेनली ट्रांसफर बाय, तो लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो भी कन्वेक्शन है। तो देखो कन्वेक्शन से कितने ज़्यादा एमसीक्यूज बन रहे हैं। तो ये मैं बिना स्टॉप किए सारी की सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कहीं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका, इसलिए कुछ एमसीक्यूज मैं बहुत तेज़ी से आगे इसको गुजार दिया है। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, मैंने साथ में रेफरेंस दे दिया है कि साइड बॉक्स से आप टेबल को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू वाले होते हैं ये टेबल याद किए बिना आप सॉल्व इसको नहीं कर सकोगे, बाकी मैं आपको करवा रहा हूँ। जो मैं समझता हूँ कि ये समझाने वाला है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ, और ये ऑलमोस्ट 263 एमसीक्यूज हम कवर कर रहे हैं। साथ में बहुत सारे मैंने खुद से भी बताए हैं और बताया कि इसका क्या क्या होगा, यूनिट होगा, और इनको समझाया भी। अगर आप अच्छे से ये कर लोगे तो इंशाल्लाह कोई भी आपका जो बोर्ड का एमसीक्यूज है वो मिस नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड रेडिएटर ऑफ हीट, तो भाई गुड रेडिएटर यहाँ डल ब्लैक सरफेस आएगा। हाँ मैं आपको यहाँ बता दूं ये शाइनिंग सिल्वर सरफेस आया, ये गलत है। इसका राइट ऑप्शन है डल ब्लैक सरफेस, शाइनिंग सिल्वर सरफेस ये नहीं होगा। अगर आप बुक से देखेंगे तो आपको बताएगा कि गुड रेडिएटर, रेडिएटर वो होता है जो अपने अंदर से, हाँ गुड रिफ्लेक्टर होता तो फिर शाइनिंग सिल्वर सरफेस आना था। द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो सूरज से आती है भाई। द लेज़ली क्यूब हैज़ फेज, तो कितने होते हैं इसके, हमारे 4 फेज होते हैं। विच कलर इज़ द गुड ऑब्जर्वर, तो भाई ब्लैक जो है वो गुड ऑब्जर्वर है। आ गया वार्म क्लॉथ फॉर विंटर रीजन आर, तो भाई विंटर में, सर्दियों में आप जो गर्म कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, ऊन की वजह से। क्लॉथ फॉर विंटर रीजन आर, आगे क्या था, अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, तो भाई ब्लैक ढूंढो कहाँ पे है, गुड ऑब्जर्वर, तो ये देखो डल ब्लैक सरफेस, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व भी अच्छे से करता है, रेडिएट भी निकालता है, तो डल ब्लैक सरफेस। लास्ट है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू अ गैस, तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो होप सो बच्चे आपको ये एमसीक्यूज अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।